जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी IQ पर। साथियों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस 2023 के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर करने वाला है। तो साथियों, हमारा आज का प्रैक्टिस सेट रहने वाला यूपी पुलिस का, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर को कर रहे होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर के हम इसमें क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो साथियों, देख लेते हैं, चलते हैं हम पेपर की तरफ। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस में हिंदी की बात करें तो हिंदी के 37 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? उसमें 37 प्रश्न आपके हिंदी के पूछे जाते हैं, जिसमें से हमारा टारगेट रहेगा एग्जाम तक 30+ क्वेश्चन को सही करने का। तो साथ ही आपको अगर 30+ क्वेश्चन सही करने हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिस पर हम आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का लेकर आएंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो साथियों, बिना देरी करते हुए अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट सुबह 10 बजे करा रहे होंगे। तो साथियों, चलते हैं आगे की ओर। तो आगे साथियों, हम क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम बहुत ही जल्दी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए विश्व के भूगोल की एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास करने वाले हैं। विश्व के भूगोल में हम टॉपिक वाइज सभी चैप्टर्स को कवर कर रहे होंगे। साथियों, बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है, आप इसको भी ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन और साथ ही बात करें तो हमारे चैनल पर अभी फ़िलहाल में RWA की और RW ऑब्जेक्टिव जी के बुक सॉल्यूशन चल रहा है, जिस पर मैं आपके 3 चैप्टर ख़त्म कर चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप जाकर के उन वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न, तो साथियों प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न है कि मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन है यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। तो साथियों, पहले तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। क्योंकि अनुप्रास अलंकार होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अनुप्रास अलंकार होता है हमारा वर्णों की आवृत्ति। क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहीं पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर मनोहर में एम माँ और मानस में माँ को प्रदेश किया गया है। यहाँ कहने का मतलब है माँ आपका रिपीटेड बार बार हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव होता है। आपके ऑप्शन है रति, ऑप्शन है शोक, क्रोध और उत्साह। तो इसका कौन सा होता है वीर रस का स्थायी भाव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्साह इसका सही जवाब हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। और के बारे में भी जान लेते हैं। तो रति की बात करें साथ ही हमारा रति श्रृंगार रस का होता है। किसका होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। शोक की बात करें तो हमारा शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। और क्रोध की बात करें तो क्रोध हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। जबकि स्थायी भाव की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या कुल 9 होती है। कितनी होती है? 9 इसकी संख्या होती है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब पहले तो बी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दामिनी दमक रही घनमाही, दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रति जता थिर नाही, खल के प्रति जता थिर नाही। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? हमें साथियों में छंद पहचानना है। तो आपके ऑप्शन हैं सवैया, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी चौपाई और ऑप्शन डी है सोरठा। साथियों, मैं आपको बता दूं, छंदों को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता सकता हूँ, हमें मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। तो मात्राओं के साथ हम गुरु की बात करें तो लघु, हमारी 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। एक होती है हमारी लघु और एक होती है हमारी गुरु। तो लघु के लिए हम 1 का प्रयोग करते हैं और गुरु के लिए हम एस का प्रयोग करते हैं। तो साथ ही साथ हमें छंद में जो मात्राएं होती हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए। कौन से छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, कौन से छंद में कितनी मात्राएं होती हैं।
तो साथियों हम ऐसे छंदों को तो याद नहीं कर सकते, लेकिन हम उन पर मात्राएं लगाकर ज्ञात कर सकते हैं ये किस छंद का उदाहरण है। तो मात्राओं का प्रयोग करेंगे तो दामिनी में कितनी हो जाएंगी, 2, 1, 1, 1, 1, 1, और रही में 1, रही में हो जाएगी 1 और 2, घन में हो जाएंगी आपकी 1, 1 और माही में हो जाएंगी 2, 2। तो साथ ही मात्राएं गिने तो कितनी हो जाएंगी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16। तो 16 साथियों कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। प्रत्येक पंक्ति में कितनी है, 16 मात्राएं हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। आपका ऑप्शन ए, बस अब चला जाए। ऑप्शन बी, रवि आम चूसता है। ऑप्शन सी, मोहिनी पत्र लिखती। और ऑप्शन डी है, शीला से खाया नहीं जाता। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शीला से खाया नहीं जाता। यह भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। तो साथियों वाच्य की बात करें तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। कौन कौन से, कर्म, कृत और भाववाच्य हमारे 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखें। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इस वाले चिन्ह की बात कर रहा है। ये यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है इस चिन्ह की पूछ रहा है, यह कौन सा चिन्ह है। तो ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उद्धरण चिन्ह दिया गया। कौन सा दिया गया है, इसमें उद्धरण चिन्ह दिया गया है। देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगर साथ ही हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब अगला क्वेश्चन है साथियों, वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय छांटना है, अव्यय पद हमको छांटना है। वह काम नहीं करता। तो ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी करता। तो साथियों अव्यय पद की बात करें तो अव्यय पद इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं, इसमें अव्यय पद हो जाएगा। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों अव्यय क्या होता है, अव्यय वह पद होते हैं। अव्यय पद कौन से होते हैं, अव्यय वे पद होते हैं जिनका कभी विकार ना हो। क्या ना हो, विकार ना हो। विकार का मतलब समझे तो विकार होते हैं हमारे कभी भी जो बदले ना जाए। क्या ना हो, जो कभी बदले ना जाए। जैसे कि हम काम को, तो बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो साथियों पहले तो री की मात्रा बता दें। तो री की मात्रा आपकी कैसे लगती है, तो री की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। कैसे लगती है, नीचे से गोल होता है। तो आपका ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी रिपु, ऑप्शन डी वृष्टि। तो साथियों इसमें बात करें तो कहाँ पर री की मात्रा का प्रयोग हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वृष्टि में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि श का उच्चारण स्थान है। स का उच्चारण स्थान है। कौन सा उच्चारण स्थान है आपका, ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी मूर्धा। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा तालु। तालु हमारा क्या है, एक श का उच्चारण है। तो स का उच्चारण हमारा तालु से होता है। तालु क्या होता है, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले वाले वर्ड को ही हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। तालु को क्या कहते हैं हम, तालव्य व्यंजन भी
कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? र किस में नहीं है? तो रा। तो हमारा मात्र की बात करें तो हम इसको वर्ड विच्छेद के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि म प्लस आ प्लस त्र, ये किससे मिलकर बना होता है? त्र, आधा ता, आधा रा और आ से। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग हुआ? हमारे रा का। क्रम में भी हमारे रा का प्रयोग हुआ है, मूर्धा में भी रा का प्रयोग है, जबकि मात्र में हमारे किसका प्रयोग हुआ है? जी का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ साथियों? जी का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसमें र व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है मातृभूमि, जबकि री एक स्वर का व्यंजन, स्वर का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा का भेद नहीं होता। संज्ञा का भेद नहीं होता। संज्ञा का क्या नहीं होता? संज्ञा का इनमें से कौन सा भेद नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक और ऑप्शन डी भाववाचक। तो साथियों इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी निजवाचक, जो कि एक संज्ञा का भेद नहीं होता है। यह किसका भेद होता है? यह हमारे सर्वनाम का भेद होता है। किसका होता है? सर्वनाम का भेद होता है। किसका होता है? सर्वनाम का भेद होता है, जबकि यह संज्ञा का भेद नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है कि शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी हानि, ऑप्शन सी प्यास, ऑप्शन डी बचत। तो साथियों हम पुल्लिंग शब्द की पहचान करने के लिए किन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो शब्द हमारे मेरा या मेरी। हम इन दो शब्दों से पहचान कर सकते हैं। तो अगर पुल्लिंग होगा तो मेरा, और स्त्रीलिंग होगा तो मेरी। तो हमें क्या छानना? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के लिए मेरा वचन, क्या मेरी हानि, मेरा हानि बोल सकते हैं? नहीं, मेरी हानि। मेरा बचत कह सकते हैं? नहीं, मेरी बचत। प्यास में अगर हम मेरा लगाएंगे तो लग जाएंगे? नहीं, तो इसको बोलेंगे हमारी मेरी प्यास। तो ये सभी तीनों शब्द कौन से हो जाएंगे? हमारे स्त्रीलिंग के हो जाएंगे। तो पूछा क्या? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? वचन है। तो कैसा? मेरा वचन, हमारा वचन या अच्छा वचन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी प्रत्येक, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी मुनि। तो साथियों मुनि तो आपका एक वचन हो जाएगा, प्रत्येक भी आपका एक वचन है और घर भी क्या है? आपका एक वचन है। ये सभी क्या है? हमारे एक वचन। तो दर्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दर्शन क्या होता है? हमारा बहुवचन का उदाहरण होता है। किसका होता है? बहुवचन का उदाहरण होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो रेखांकित पद में कारक बताना कौन से में? ये जो रेखांकित पद दिया हुआ है, ये रेखांकित पद है बहन को पुस्तक देता है। तो इसमें कौन सा कारक है? तो कारक की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अधिकरण। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संप्रदान। संप्रदान होता है क्या? तो संप्रदान साथियों वो होता है जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है। संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति के लिए हम को और के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब आपका संप्रदान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है आप पूछ रहा है। आप क्या है? आपकी पूछ रहा है। इसमें से आप
रेखांकित पद बताना है। तो आप क्या है, एक संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है। तो आप क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सर्वनाम। आप क्या, एक सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम में भी बात करें तो कौन सा हो जाएगा ये, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद क्या है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। तो ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण, ऑप्शन डी विशेषण। तो साथियों इसमें बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विशेषण। तो बहुत धार्मिक, तो धार्मिक, धार्मिक व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति की, उसकी विशेषता क्या चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति के। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विशेषण इसका सही जवाब हो जाएगा। विशेषण होते क्या साथियों, विशेषण की बात करें तो विशेषण होते हैं हमारे संज्ञा तथा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव शब्द छांटना है तो साथियों तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए कपूर, ऑप्शन बी पक्ष, ऑप्शन सी मयूर, ऑप्शन डी है मालिक। तो साथियों अगर बात करें इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कपूर, कपूर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर इसके तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है हमारा कर्पूर। क्या होता है, कर्पूर। पा पर ऊपर र की मात्रा लग जाती है, क्या लग जाती है, र की मात्रा लग जाती है। जैसे पक्ष की बात करें तो पक्ष का क्या हो जाएगा, पक्ष की बात करें तो पक्ष का हो जाएगा हमारा पाक, क्या हो जाएगा, पाक। मयूर किसका होता है, मयूर के तद्भव की बात करें, अगर इसके तद्भव की बात करें तो हमारा मयूर, मानिक, ये भी क्या हमारे तत्सम है। तो माणिक की बात करें तो माणिक का तद्भव क्या हो जाएगा, माला। ऐसे ही मयूर का क्या हो जाएगा आपका, मोर, इसका तद्भव हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा आपका, ऑप्शन ए बहुज्ञ, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी अत्यज्ञ, ऑप्शन डी अज्ञ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, जो सर्व कुछ जानता है वो क्या हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। तो साथियों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन है, उत्थान शब्द का विलोम होता है। उत्थान का विलोम क्या होता है, ऑप्शन ए पतन, ऑप्शन बी उड़ान, ऑप्शन सी अर्ध, ऑप्शन डी ध्रुव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पतन होता है। उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है, पतन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन है कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से देवता शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपका, ऑप्शन ए सुर, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी सुधाकर। साथियों बात करें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सुधाकर, ऑप्शन डी सुधाकर हो जाएगा, जो कि हमारे देवता का पर्यायवाची नहीं है। सुधाकर की बात करें तो किसका पर्यायवाची होता है, यह हमारे चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। साथियों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और हमको बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, सही अर्थ बताने वाला शब्द युग्म नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द युग्म है जिसका अर्थ सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन है अनिल और अनल, जिसका अनिल का हवा और आग,
ऑप्शन बी अली और अली, मोर और सखी। ऑप्शन सी आदि और आदि, आरंभ और अभ्यस्त, जलद और जलद, जलज और जलद, कमल और समुद्र। तो बात करें इसमें से कौन सा युग्म है जिसका अर्थ सही नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो साथ ही बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिसका शब्द युग्म सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जलद का जो शब्द युग्म होता है वो समुद्र नहीं होता है, वो क्या होता है हमारा बादल होता है। क्या होता है, बादल होता है। जलज का तो कमल होता है, जबकि बादल किसका होता है, जलद बादल का पर्याय होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। इनमें से पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी पंख, ऑप्शन सी चिट्ठी, ऑप्शन डी लेख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लेख, जो कि पत्र का उदाहरण या अर्थ नहीं होता है। उदाहरण या अर्थ नहीं होता है किसका, पत्र का। अगला क्वेश्चन है साथियों, सदैव। सदैव शब्द में संधि, सदैव शब्द में संधि ज्ञात करनी है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वृद्धि संधि। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के साथ ही बात करें पहचान की, तो इसमें एक मात्रा, दो मात्रा और ऐसे करके आपको सिर पर दो मात्रा और डंडे के साथ दो मात्रा अगर देखने को मिलती हैं तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण वृद्धि संधि होगी। कौन सी वृद्धि संधि किसका उदाहरण होती है, हमारा स्वर संधि का उदाहरण होती है। अगर सदैव की बात करें, अगर सदैव को हम संधि में तोड़ें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा हमारा सदा धन एव। क्या हो जाएगा, सदा धन एव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही हमारा अगला प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी प्रा, ऑप्शन डी प्ररी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रति, जो कि प्रत्येक में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, प्रे। अगर प्रत्येक का अगर हम विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, इसका प्रच्छेद होता है हमारा प्रति धन एक। किन शब्दों से मिलकर बना होता है हमारा, प्रति धन एक से मिलकर होता है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो कि आगे वाले शब्द को ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। वैज्ञानिक की बात करें तो साथियों, तो वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो जिसमें वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी ईक, ऑप्शन सी आई। तो इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अगर वैज्ञानिक की बात करें तो अगर इसका विच्छेद करें तो इसका विच्छेद होता है हमारा विज्ञान, विज्ञान धन एक और बात करें तो साथियों, जिसके साथ एक प्रत्यय जुड़ जाता है, जिसके साथ एक प्रत्यय जुड़ जाता है तो उससे आगे वाली संख्या, उससे आगे वाली जो कि मात्रा होती है वो किसमें परिवर्तित, उसकी मात्रा बदल जाती है। तो वो किसमें बदल गई हमारी, जिसकी वैज्ञानिक हो गया। क्या हो गया हमारा, वैज्ञानिक। ऐसे इतिहास होता है हमारा, क्या होता है, इतिहास। इतिहास में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ दें, क्या एक प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाता है, ये हमारा ऐतिहासिक हो जाता है। क्या होता है, ऐतिहासिक हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बहुत दिनों बाद दिखना, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा, अर्थ के लिए मुहावरा ज्ञात करना। बहुत दिनों बाद दिखना, ऑप्शन ए कोसों दूर होना, ऑप्शन बी गुदड़ी का लाल होना, ऑप्शन सी ईद का चांद होना, और ऑप्शन डी अब तब होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुदड़ी का चांद होना, ईद का चांद होना इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत दिनों बाद दिखने का अर्थ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है साथियों कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन ए गधा बनना, ऑप्शन बी हेरा फेरी करना, ऑप्शन सी घर पर न रहना, ऑप्शन डी कहीं ठौर ठिकाना न होना। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कहीं ठौर ठिकाना न होना। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। हमें इनमें से अशुद्ध वाक्य छांटना है, कौन सा हो जाए। जैसे कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, ऑप्शन बी पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, ऑप्शन सी शोभना बहुत मीठा गाती है, ऑप्शन डी मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो साथियों बात करें इसमें अशुद्ध शब्द की, तो अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कृष्ण जी के अनेकों नाम है। यह एक अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अशुद्धि की बात करें तो इसमें कौन सी है जो कि अनेकों में ही एक अशुद्धि है। अनेक कभी भी नहीं लिखा जाता है, जिसका अगर अनेक सिंपली लिखा जाता है, क्योंकि वह पहले से ही बहुवचन को दर्शाता है। वह पहले से किसको दर्शा रहा है, बहुवचन को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सद्भावना में समास। सद्भावना में समास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, सद्भावना में समास ज्ञात करना है। तो सद्भावना में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन डी द्विगु समास। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कर्मधारय समास हो जाएगा। सद्भावना में कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही हमारा अगले क्वेश्चन है कि निर्देश है 67 से 71 तक गद्यांश से क्वेश्चन हमारा पढ़िए और लिखे गए प्रश्नों को सही उत्तर वाले विकल्प में चुनिए। तो साथ हम गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न है, तो देख लेते हैं। गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं। बहुत बड़ा गद्यांश है साथियों, तो गद्यांश को पहले हम पढ़ लेते हैं। सॉरी, गद्यांश को हम पहले से पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है साथियों कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं गद्यांश के जो कि बिना पढ़ते, गद्यांश को बिना पढ़े ही हम हल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं साथियों। बोल क्या रहा है कि बच्चे का कमीज लाना व्यक्त करता है। बच्चे का कमीज लाना व्यक्त करता है। बच्चे की क्या करता है, ऑप्शन ए सूझबूझ को, ऑप्शन बी बेवकूफ़ को, ऑप्शन सी शरारत को, ऑप्शन डी सावधानी को। तो इसके लिए हम पहले गद्यांश को पढ़ें। तो गद्यांश के साथ हमारे सर्दियों के दिन थे। एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था। वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर पड़ गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी न पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज लाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी पटरी दिखाई तो कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। तो साथियों क्वेश्चन था हमारा कि बच्चे का कमीज लाना व्यक्त करता है। बच्चे का कमीज लाना क्या व्यक्त करता है रेल के सामने? वह ऑप्शन था आपके, ऑप्शन ए सूझबूझ को, ऑप्शन बी बेवकूफ़ी को, ऑप्शन सी शरारत को, ऑप्शन डी असावधानी को। अगर हम गद्यांश के माध्यम से देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूझबूझ को। बच्चे ने अपनी कमीज दिखाई और जिसके कारण हमारी ट्रेन रुक गई और हादसा टलने से बच गया। हादसा होने से क्या हुआ, बच गया। तो अगला क्वेश्चन है गद्यांश से रिलेटेड है कि रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। रेल ड्राइवर को
क्रोध क्यों आया? क्योंकि गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। तो इसमें साथियों उस ड्राइवर को क्रोध क्यों आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। किसका सवाल था? बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, क्योंकि भाई बच्चा ट्रेन के आगे, रेल के आगे खड़ा हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है साथियों कि टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। ऑप्शन ए क्रोध का भाव, ऑप्शन बी दुख का भाव, ऑप्शन सी शाबाशी देने का भाव, ऑप्शन डी निंदा का भाव। तो साथियों टूटी पटरी को देखकर उस बच्चे ने ट्रेन को रोका, तो ड्राइवर के मन में क्या आया होगा? उसको शाबाशी देने का भाव आया होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को या परहित को? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी परहित को। किसको करता है? परहित को करता है, क्योंकि लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे ने किया है। किसने किया है? लोगों की जान बचाने का कार्य, तो उसको सभी के हित की चिंता है। परहित, सभी के हित की उसको चिंता है, इसीलिए उसको किस गुण का कार्य करता है? परहित गुण को प्रकट करता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 71 है कि बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? बच्चे ने घड़ी क्यों देखी थी? उसे घड़ी अच्छी लगती थी। ऑप्शन बी रेल के आने का समय हो रहा था। ऑप्शन सी घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। ऑप्शन डी रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था। तो साथ ही उसने घड़ी क्यों देखी थी? घड़ी उसने रेल के आने का समय हो रहा था, इसीलिए उसने घड़ी को देखा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों यहीं पर हमारे गद्यांश के क्वेश्चन खत्म होते हैं और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद की, ऑप्शन बी जैनेन्द्र की, ऑप्शन सी अज्ञेय की, ऑप्शन डी नागार्जुन की। तो गोदान किसकी रचना है साथियों? हमारे मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? ऑप्शन ए दीपशिखा, ऑप्शन बी नीरजा, ऑप्शन सी यामा, ऑप्शन डी श्रृंखला की कड़ियाँ। तो साथियों बात करें इसका सही जवाब की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को 1982 में मिला था। कब मिला था? 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञेय को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए भग्नदूत, ऑप्शन बी इत्यलम, ऑप्शन सी हरी घास पर छड़वर, ऑप्शन डी कितनी नावों में कितनी बार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो अज्ञेय जी को ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करें इनको यह ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार यह 1978 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन है साथियों कि उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी किसकी कृति है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी
महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है उर्वशी। और इसी रचना पर 1961 में इन्होंने इस रचना को प्रकाशित किया था। कब किया था? 1961 में इस रचना को इन्होंने प्रकाशित किया गया था। साथियों देख लेते हैं आगे साथ हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर बता दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए रोज़ 10 बजे सुबह आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और साथियों हम आपको बताते हैं कि हमारी यूपी पुलिस से संबंधित हम 2023 के लिए विजेता बैच हमारे यूट्यूब पर चल रहा है, यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम LCM SCF सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ख़त्म कर चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही बेसिक लेवल से हम इसको लेकर के चल रहे हैं, जो कि आपके टॉपिक वाइज है। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर छात्र हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से अपने मैथ को और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज का साथ ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं हमें वीडियो कैसी लगी और आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही हुए। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और नई प्रैक्टिस में नए क्वेश्चनों के साथ।